अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी के मुतालिक। ये केमिस्ट्री के अंदर एक बड़ा बुनियादी और बड़ा अहम टॉपिक है। बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे डिफ़ाइन करेंगे और उसके लिए हम देखते हैं कि अगर दो एटम जैसा कि ए और बी आपस में मिलते हैं, एक बॉन्ड बनता है ए बी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और इसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो अच्छा नोट करें, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज करना मतलब नेगेटिव साइन के साथ उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऑपोजिट क्या है कि हम कह सकते हैं कि ए और बी एक बॉन्ड है और हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हम उसको एनर्जी देते हैं और वो अपने एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है ए और बी में। तो ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं ये भी बॉन्ड की एनर्जी है, लेकिन इसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन मतलब जिसको आप कहते हैं ब्रेक करना। तो दोनों तरह की एनर्जी जो है वो यहाँ पे मुमकिन है और इसमें हम इसे कहते हैं, इसे पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है और पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। नो एक ही बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड को बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड को तोड़ने में उतनी एनर्जी ही एब्जॉर्ब होगी। सो ये दोनों तरह की जो एनर्जी है इसे ही हम असल में बॉन्ड एनर्जी कहते हैं कि वो एनर्जी जो एक बॉन्ड के बनने पर रिलीज होती है या बॉन्ड के टूटने पर एब्जॉर्ब होती है, उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो ये है इसका बैकग्राउंड, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको जरा किताबी तरीके से, जैसा कि टेक्स्ट बुक में लिखा होता है, उस तरीके से जरा डिफाइन करते हैं। तो ये डेफिनेशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस के अंदर एक किस्म के बॉन्ड का 1 मोल, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब 1 मोल की बात हमने क्यों की है, उसकी वजह यह है कि हम इस एनर्जी के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो यूज करते हैं किलो जूल पर मोल। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी मालूम की जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लिए पर मोल जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हम उसको आसानी से डिटरमिन भी कर सकते हैं। सो किलो जूल पर मोल यानी 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और हम जानते हैं कि 1 मोल से मुराद एवोगैड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इतने बॉन्ड्स जब मौजूद हों तो उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। अब इस कॉन्सेप्ट के पीछे थोड़ी सी एग्जांपल्स अगर हम देख लेंगे तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे देखें HCl की अगर हम बात करते हैं तो HCl में नोट करें एक ही बॉन्ड है, और अगर हमारे पास HCl का 1 मोल है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास HCl बॉन्ड का भी 1 मोल है। सो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी कहलाएगी इसकी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यानी जो एनर्जी आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पॉजिटिव होगी क्योंकि हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो जो एनर्जी हम इसे प्रोवाइड करेंगे वो कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मीथेन की CH4, तो यहाँ पे देखें हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन नोट करने की बात यह है कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक नहीं है, 4 है। सो अगर आपके पास मीथेन का 1 मोल होगा तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के 4 मोल होंगे। सो 4 मोल की बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी नहीं कहेंगे, हम उसको 1 मोल में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसे 1/4 करना पड़ेगा। 1/4 मतलब 0.25 मोल। तो इसके 0.25 मोल जब हम लेंगे तो 0.25 मोल के अंदर CH बॉन्ड 1 मोल होगा। जब 1 मोल मीथेन के अंदर CH बॉन्ड 4 मोल है तो 0.25 मोल मीथेन के अंदर CH बॉन्ड 1 मोल होगा। सो उसके लिए जो एनर्जी हम इसे प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी इसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। ये 4 टाइम बनना चाहिए था, लेकिन जब आप इसका 1/4 यूज करेंगे तो अब ये क्या बनेगा, ये 1 मोल बनेगा
और उसके नतीजे में जो आप एनर्जी से प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। यहाँ जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी वो एनर्जी भी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, लेकिन वो पर मोल एनर्जी नहीं होगी, वो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं होगी, बल्कि वो गिवन अमाउंट के लिए एनर्जी होगी और वो स्टैंडर्ड वैल्यू का जो टेक्स्ट बुक वैल्यू होती है या पर मोल वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो उसका 4 टाइम होगी। सिमिलरली अगर हम पानी की बात करते हैं, वाटर में आप देखें, वाटर की एग्जांपल देखें, वाटर के अंदर आप नोट करेंगे तो हम इसको एनर्जी देकर इसको इसके एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आएंगे। अब इसमें भी नोट करने की बात यह है कि OH बॉन्ड इसमें 2 हैं। सो अगर आप 1 मोल OH बॉन्ड रिक्वायर करना चाहते हैं तो 1 मोल OH बॉन्ड कैसे आएंगे? 1 मोल OH बॉन्ड के लिए इसका आपको 0.5 मोल यूज करना पड़ेगा। सो 0.5 मोल जब यूज करेंगे तो उससे आपको 1 मोल OH बॉन्ड मिलेगा और उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। जितनी भी हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। और हम इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज के अंदर कि उस चीज में जिसकी हम बॉन्ड एनर्जी मालूम कर रहे हैं उसमें वो जो बॉन्ड जिसकी बॉन्ड एनर्जी हम मालूम करेंगे वो 1 मोल प्रेजेंट हो। अगर 1 मोल से ज्यादा या कम है तो बॉन्ड एनर्जी तो हम निकाल लेंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होगी जिसको हम टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं या जिसको लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर आप अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल में लेट्स से कि हम एथेनॉल यूज करते हैं और उसमें हम देखेंगे अगर हमने OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मालूम करनी है तो आप नोट करें कि OH बॉन्ड सिर्फ एक ही है। सो इसका अगर हमारे पास 1 मोल है तो उसमें OH बॉन्ड भी 1 मोल है, तो इसको एनर्जी देकर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे C2H5O और ये H जो है ये से सेपरेट हो जाएगा। सो OH बॉन्ड एक ही है तो 1 मोल अल्कोहल के अंदर 1 मोल OH बॉन्ड है, तो इसके लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी इसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो हमसे सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि जब किसी सब्सटेंस के अंदर 1 मोल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 1 मोल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर असर डालते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हमारे पास साइज होता है और उसके बाद बॉन्ड लेंथ, जो कि एक्चुअली साइज के साथ रिलेट करती है, लेकिन चूंकि बॉन्ड लेंथ अपनी असलियत के अंदर एक अलग चीज़ है तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर तीसरी जो चीज़ यहाँ पे एक्ट करती है इम्पॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो ये जिसे हम बॉन्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ दी बॉन्ड। फिर इसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है वो है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम इन तमाम फैक्टर्स को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो बॉन्ड एनर्जी को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइज और बॉन्ड लेंथ पे बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों आपस में रिलेट करते हैं। कैसे कि जब साइज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती है। आमतौर पर जो माना जाता है बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं, ये अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है बिटवीन द सेम एटम्स तो इन मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इनफैक्ट अगर डिफरेंट एटम भी होंगे तब भी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। सो बॉन्ड लेंथ विल डिपेंड अपॉन साइज। अगर साइज ऑफ एटम ग्रेटर है तो बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगी, अगर साइज ऑफ एटम शॉर्टर है तो बॉन्ड लेंथ भी शॉर्टर होगी। जैसा कि हाइड्रोजन ऑब्वियसली एक बहुत छोटा एटम है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर वो बहुत कम है। इन कंपैरिजन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी।
सो साइज के इंक्रीज करने से, बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज करने से बॉन्ड एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। देखिए याद रखें, ये बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है। बॉन्ड किसे कहते हैं? वो फोर्स जो एटम को जोड़ती है, जो एटम को जोड़ती है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि हम कहीं एक और कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ते हैं कि साइज के बढ़ने से फोर्सेस बढ़ती हैं। जैसा कि हम देखते हैं हैलोजेंस के अंदर फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन फोर्सेस बढ़ती हैं, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। यहां बात हो रही है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की, वो फोर्सेस जो एटम्स के दरमियान मौजूद होती हैं। और ये एटम के दरमियान फोर्सेस जो हैं ये बॉन्ड कहलाती हैं, और इनके मुतालिक बात ये है कि ये साइज के इंक्रीज करने से डिक्रीज करती हैं, क्योंकि जो साइज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियाई विल गो अवे, न्यूक्लियाई एक दूसरे से फासले पे होते जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होती जाएगी। और इसके हमारे पास कई एक सबूत हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन आप जानते हैं कि फोर्थ ग्रुप का पहला एलिमेंट है, और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो होती है 438 किलो जूल पर मोल। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और इसके कंपैरिजन इससे नीचे आए, सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिर्फ 226 किलो जूल पर मोल होती है। तो आप अगर इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये साइज की बुनियाद पर एक्सप्लेन किया जाएगा। सिमिलरली ग्रुप नंबर 6A में देखें, ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं देखेंगे क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता। डबल बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये 495 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। इन कंपैरिजन ऑक्सीजन से नीचे आए, सल्फर की बात करें तो सल्फर डबल बॉन्ड जो है ये 418 किलो जूल पर मोल एनर्जी रखता है। इसमें एक एक्सेप्शनल बिहेवियर जो हमें देखने में आता है वो ग्रुप नंबर 7A में है, जहां पे फ्लोरीन बीइंग द स्मॉलेस्ट हैलोजन, उसकी बॉन्ड एनर्जी हम एक्सपेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो सबसे कम है ऑब्वियसली 155 किलो जूल पर मोल। इसके कंपैरिजन अगर आप बात करें क्लोरीन की तो वो 242 किलो जूल पर मोल या 240 किलो जूल पर मोल बताई जाती है। बोरोमीन की बात करें तो वो 193 किलो जूल पर मोल बताई जाती है। हाँ, आयोडीन की जो है वो इससे ज़रा कम है, लेकिन इतना जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो नोट करने की बात यह है कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो अनएक्सपेक्टेडली कम है। हालांकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। तो अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वगरना फिर कभी फ्लोरीन के पर्टिकुलर बिहेवियर पर वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह उस वीडियो के अंदर इस सवाल का जवाब देंगे कि क्यों जो है फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है, जो कि एक्चुअली ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये है साइज और बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट। ऑब्वियसली आप इनके अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो जैसे जैसे इनके साइज बढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। जैसा कि इन केस ऑफ कार्बन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट 99 पिकोमीटर होता है, सो बॉन्ड लेंथ जो है वो बनेगी 198। तो उसके कंपैरिजन सिलिकॉन का जो साइज है वो 114 पिकोमीटर होता है, 114 पिकोमीटर। तो 114 प्लस 114 वो बन जाएगा हमारे पास 228। तो 228 पिकोमीटर, सो 198 पिकोमीटर और 228 पिकोमीटर। तो साइज बढ़ेगा और साइज के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। सो हम इन दोनों के हवाले से ये कह सकते हैं, इन दोनों के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये चीज़ हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम अगले फैक्टर पे आते हैं जो कि है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के मुतालिक। और मल्टीप्लिसिटी जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इससे मुराद सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। सो ये बहुत आसान है कि नंबर ऑफ बॉन्ड जब यानी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो आ रहा है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। सो एज बॉन्ड लेंथ का फैक्टर यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है। और इसमें जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वो कार्बन की है। कार्बन में आप देखें, कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ और नॉर्मली 154 पिकोमीटर बताई जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ बताई जाती है वो 133 पिकोमीटर। और इसी तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर बात करें तो वो क्या होगी, वो होगी 120 पिकोमीटर। तो जूं आप देखें कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से डबल ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल होता जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। हम देखते हैं कि इधर से इधर आते हुए ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हम बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ 348 किलो जूल पर मोल, यहाँ 614 किलो जूल पर मोल और यहाँ पे जो है वो 819 किलो जूल पर मोल। तो आप देखें कि यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये एप्लीकेबल है कि बॉन्ड लेंथ के डिक्रीज करने से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब इसके पीछे लॉजिक भी आप ढूंढ लें तो बहुत आसान हो जाएगा कि बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियाई क्लोजर है, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। केमिस्ट्री में लॉजिक की बात करना, कि लॉजिक बताना कि लॉजिक क्या है, बात क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बातें जो है वो याद रह जाती हैं। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का जो है वो इफेक्ट इस तरह से होता है। अब लास्टली हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करता है। तो ऑब्वियस यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि वो बॉन्ड जहां पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है और वो बॉन्ड जहां पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कैसे डिफर करता है। तो जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता तो वहां पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती। चार्ज सेपरेशन नहीं होती तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही होती है। लेकिन जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा तो चार्ज सेपरेशन आएगी, और चार्ज सेपरेशन होने की वजह से ना सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथ में अपना रोल प्ले करेगा, बल्कि उन चार्जेस की वजह से भी जो है वो स्ट्रेंथ आएगी। जैसा कि हम कह सकते हैं, हम बात करें H बॉन्ड की, तो H बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ H और H बॉन्ड के दरमियान ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल। इसके बरक्स अगर आप बात करते हैं HF बॉन्ड की, तो HF बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो चार्जेस की वजह से एक्स्ट्रा एक इफेक्ट ऐड हो जाता है। तो इसमें इस बॉन्ड की वजह से भी स्ट्रेंथ बन रही है, ये कोवलेंट फोर्स है, और साथ ही साथ इसमें पार्शियल आयनिक करैक्टर जो आया हुआ है, पार्शियल आयनिक करैक्टर, ये भी जो है ये फोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, सो डैट कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 567 किलो जूल पर मोल तक पहुंच जाती है। तो ये इफेक्ट है पोलैरिटी का, ये इफेक्ट है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बढ़ता जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो है वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी। हम इसका क्वांटिटेटिवली इफेक्ट स्टडी करेंगे, मतलब वैल्यूज के साथ थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कैसे जो है ये इफेक्ट हमें नजर आता है। लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं पीछे स्किप कर गया, अब जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के ऊपर बात करते हैं तो आप देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ये है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ये है, और ट्रिपल बॉन्ड को चलें उसको भी कंसिडर कर ले। लेकिन नोट करें कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसकी कंपैरिजन जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें एक हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। तो नोट करने की बात यह है कि यहां पे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर सकते हैं। देखें कैसे, सिग्मा बॉन्ड जब मौजूद था तो बॉन्ड एनर्जी उसके लिए हमें जो मिलती है वो मिलती है 348 किलो जूल पर मोल, और जब उसमें पाई बॉन्ड ऐड हो जाता है तो वो हो जाती है 614। तो ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है। पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन जानने के लिए हमें सिंपली इसको माइनस करना पड़ेगा, और 614 माइनस 348 आप इसे माइनस करें तो ये आपके पास आ जाता है 6 और 6
और 2, तो 266 किलो जूल पर मोल। तो ये पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन है, और आप नोट कर रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन पाई बॉन्ड के कंट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है ब्रेक करने के लिए एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर होती है। अब हम आते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वांटिटेटिव फैक्ट की तरफ, और ये क्या है उसके लिए हम ये देखते हैं कि लेट्स से कि हम स्टार्ट करते हैं HCl मॉलिक्यूल से। तो नोट करें ये HCl मॉलिक्यूल कहाँ से आया है, ये H और Cl के मिलने से बना है। अब इसकी बॉन्ड एनर्जी अगर हमने मालूम करनी है तो हम ये पता कर लेंगे कि H की एनर्जी क्या है और Cl की एनर्जी क्या है, लेकिन H और Cl की एनर्जी हम कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हमें H2 और Cl2 से मदद लेनी पड़ेगी। H2 की बॉन्ड एनर्जी होती है 436 किलो जूल पर मोल, और Cl2 की बॉन्ड एनर्जी होती है 240 किलो जूल पर मोल। तो एक सादा सा तरीका ये है कि हम इसका एवरेज ले लें। अगर हम इसका एवरेज लेंगे तो नोट करें इसका एवरेज क्या बनता है, 6 और 7 और 4 2 6। एवरेज लेने के लिए आप इसे 2 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 338 किलो जूल पर मोल। तो HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है वो जो हमने कैलकुलेट की है, बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेटेड जो हमने कैलकुलेट की है वो हमारे पास आ रही है 338 किलो जूल पर मोल। अब जरा लिटरेचर खोल के देखें, किताब खोल के देखें, किताब में क्या लिखी हुई है। किताब इसकी बॉन्ड एनर्जी को जो कि एक्सपेरिमेंट से मालूम की जाती है वो लिख रही है 431 किलो जूल पर मोल। तो नोट करने की बात जो है वो बिल्कुल सामने नजर आ रही है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड एनर्जी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट से हम निकाल रहे हैं, दोनों में फर्क है। कैलकुलेटेड एनर्जी ये हम समझते हैं कि ये होनी चाहिए, और एक्सपेरिमेंटल ये असल में है। तो जो असल में है वो जो हम कह रहे हैं होनी चाहिए उसमें आप फर्क देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर कुछ इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि ये जो एनर्जी है ये सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की एनर्जी है, जबकि यहां इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से चार्जेस की एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तो चार्जेस की एनर्जी इन्वॉल्व होने की वजह से जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, कैलकुलेटेड वैल्यू से कहीं ज्यादा होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है। तो इससे हमें पता लगता है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो अपना इफेक्ट शो करती है। तो बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी पर अपना इफेक्ट शो करता है। इसको जरा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, हम एक और मॉलिक्यूल लेके आते हैं और उसे किसी अलग तरीके से हल करते हैं। HBr इसमें हाइड्रोजन और बोरोमीन है। अब हाइड्रोजन और बोरोमीन इनकी अगर हम एनर्जी और एटम की एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, एटम की एनर्जी जैसे हमने ये एवरेज वाला तरीका इस्तेमाल किया, ये तरीका हम इस्तेमाल नहीं करते, हम एटम की एक्चुअल एनर्जी निकालते हैं। वो एनर्जी हमने कैसे निकालनी है तो उसके लिए भी हमें इन्हीं वैल्यू की जरूरत है। जैसे कि हम देखते हैं कि HH की वैल्यू तो 436 किलो जूल पर मोल है, और इन कंपैरिजन Br की जो वैल्यू है वो हमारे पास 193 किलो जूल पर मोल है। तो इससे हमने निकालनी है एटम की एनर्जी, ये है एनर्जी पर मोल एनर्जी। और ये दूसरी बात ये देखिए कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर हम पर मोल से एटम की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, ये पर मोल एनर्जी हमें दे रहा है 198 किलो जूल। इसी तरह यहां पर मोल एनर्जी हमारे पास है 436 किलो जूल। ये पर मोल है, एक मोल। और अगर हम एक मॉलिक्यूल की निकालना चाहते हैं, पर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की निकालना चाहते हैं, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालने के लिए ये पर मोल एनर्जी जो है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो मोल की जगह ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास आना चाहिए इस तरह से 436 ओवर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22 और इधर हमारे पास आ जाएगा 7.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22 किलो जूल, और ये भी किलो जूल में। तो ये हमने मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाल ली। अब मॉलिक्यूल से हमने एटम की एनर्जी निकाल ली, तो हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है। तो क्या करेंगे, पर एटम एनर्जी अगर हमने निकालनी है तो इस एनर्जी को हम 2 पे तकसीम कर देंगे, तो ये निकल आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22 किलो जूल, और ये हमारे पास निकल आ जाएगा 3.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22 किलो जूल। तो ये एटम की एनर्जी हमने निकाल ली है। अब हम इन एटम की एनर्जी को लेकर HBr की एनर्जी मालूम करते हैं कि HBr की एनर्जी क्या है। सो HBr की जो एनर्जी है, HBr की एनर्जी बराबर होगी H की एनर्जी प्लस Br की एनर्जी। तो HBr की एनर्जी हमारे पास 3.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22 और इसको प्लस करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22। तो ये बहुत आसान जमा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इसे जमा कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2, 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22 किलो जूल पर क्या बनेगा। नोट करने की बात यह है कि एटम को जमा किया है, तो ये जो एनर्जी है ये एटम की एनर्जी नहीं है, ये मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ये मॉलिक्यूल की एनर्जी है। और इस मॉलिक्यूल की एनर्जी से अब हमने मोल की एनर्जी निकालनी है। तो नोट करें, मोल से मॉलिक्यूल निकालते हुए हमने इस नंबर से, एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड किया है। अब मॉलिक्यूल से मोल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 314 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास आंसर है। अब जिस तरह से हमने, लेकिन ये तरीका हमने नया इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारे पास ये जो एनर्जी आ गई हमने कैलकुलेट की है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि HBr की एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी 314 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। अब जिस तरह से हमने देखा कि ये डिफरेंस आता है कैलकुलेटेड एनर्जी में और एक्सपेरिमेंटल एनर्जी में, तो यहाँ पे भी देखें कि डिफरेंस आता कि नहीं आता। आप टेक्स्ट बुक के अंदर, लिटरेचर के अंदर, नेट इंटरनेट वगैरह से आप HBr की एनर्जी, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी मालूम करें, तो HBr की जो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, वो बताई जाती है 366 किलो जूल पर मोल। सो अगेन आप डिफरेंस नोट कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस नोट आप करें और यहाँ पे भी आप नोट करें, इस डिफरेंस आ रहा है। और इसमें एक और नेक्स्ट बात जो हमने कहा कि क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स रेडी करना है, यानी हमने नंबर्स के टर्म के अंदर देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपना इफेक्ट डाल रही है। तो क्या इफेक्ट डाल रही है, नोट करें, यहाँ डिफरेंस क्या बनता है कैलकुलेटेड एनर्जी में और एक्सपेरिमेंटल एनर्जी में। यहाँ डिफरेंस बनता है 93 किलो जूल पर मोल का, और यहां नोट करें HBr के अंदर क्या डिफरेंस पड़ रहा है कैलकुलेटेड एनर्जी और एक्सपेरिमेंटल एनर्जी में, सिर्फ और सिर्फ 52 किलो जूल पर मोल का, 52 किलो जूल पर मोल का ये डिफरेंस, इसे हम कहते हैं एबनॉर्मेलिटी। ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ये पता कर सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। तो नोट करने की बात है कि ये डिफरेंस एक जैसा नहीं है। HCl में डिफरेंस ज़्यादा आता है, HBr में डिफरेंस कम आता है। तो क्या वजह होगी, वजह बहुत आसान है। वजह ये है कि HCl के अंदर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और HBr में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई जाती है 3.2, उसमें से जब आप H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं तो वहाँ डिफरेंस 1.0 का आता है, और इन कंपैरिजन जब आप HBr में बात करते हैं तो HBr की बॉन्ड एनर्जी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई जाती है 3.0 और यहाँ 2.2, और क्या आता है 0.8। सिमिलरली अगर आप HCl इनके अलावा बाकी मॉलिक्यूल्स को, HF को, HI को हल करेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। आप देखेंगे कि HF में ज़्यादा डिफरेंस आता है और HI में कम आता है। क्यों? क्योंकि HF में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इन दोनों की निस्बत ज़्यादा है, लिहाजा बॉन्ड एनर्जी में जो एबनॉर्मेलिटी आएगी वो ज़्यादा आएगी, और HI के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो कम है, सो जो नॉर्मेलिटी आएगी वो कम आएगी। सो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये इस तरह से बॉन्ड एनर्जी पर अपना असर डालते हैं। आखिरी फैक्टर को अगर हम यहाँ समराइज करना चाहते हैं, जैसे हमने साइज और बॉन्ड लेंथ को समराइज किया है, मल्टीप्लिसिटी, तो बिल्कुल सिंपल है कि
बॉन्ड एनर्जी जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितने बॉन्ड ज़्यादा होंगे, आप इसे बॉन्ड ऑर्डर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है कि बॉन्ड ऑर्डर यानी कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एनर्जी भी है वो ज़्यादा आएगी। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इन कंपैरिजन अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और साइज़ अगर छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। लेकिन साइज़ के हवाले से फ्लोरीन वाला पॉइंट जो है उसे ज़रूर याद रखिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।